हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आज से यानी कि 19 जुलाई से हम चालू करने वाले हैं रिवीजन सीरीज़ ऑफ बीकॉम फोर्थ सेम। तो आज से चालू करेंगे हम। आज का हमारा फर्स्ट डे है और आज हम फर्स्ट डे लेने वाले हैं फर्स्ट सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चारों यूनिट का रिवीजन सीरीज़ में आपको एक एक करके अपलोड करने वाली हूँ आज। और आप अगर आगे की वीडियोस के लिए, आगे की यूनिट के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि कल वाले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर नोट डाउन कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो जैसा कि हमने थर्ड सेमेस्टर में देखा था, एमसीक्यू पैटर्न में इतना ज़्यादा डीप क्वेश्चंस आपको पूछा नहीं गया था। डायरेक्ट थ्योरी या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो इस बार भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे। या तो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेटर पे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले पेपर में बैठने से पहले आप कैलकुलेटर, पेपर और एक पेंसिल लेकर ही बैठना, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसको आपको सॉल्व करके देखना पड़े तो आपके पास पेपर पेंसिल होना चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए। आज अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। रिवीजन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियोस बनाने में। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट 1 जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज में बैंक का अकाउंट कैसे हैंडल किया जाता है, बैंक अपना अकाउंट कैसे हैंडल करते हैं, तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आपको बैंक के नज़रिए से सोचना है। अगर बैंक अपना अकाउंट्स मेंटेन करती है तो वो किस तरीके से करे, आप बैंक के जगह हो ऐसा समझकर सारी ट्रीटमेंट करने वाले हो। आगे के जितने भी अकाउंट्स हम करेंगे तो वो बैंक के जगह आप हो ऐसा समझ के आपको ट्रीटमेंट करनी है। तो बैंक के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, एक तो प्राइमरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन में इंक्लूडेड है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। सबसे पहला फंक्शन है बैंक का कि बैंक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, लोगों के पैसे जो है वो अपने पास डिपॉजिट्स के तौर पर रखती है। डिपॉजिट 4 प्रकार के हो सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट यानी ऐसा डिपॉजिट जहां पर सैलरी अर्नर्स और वेज अर्नर्स जो होते हैं वो अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट काफ़ी लो होता है और यहाँ पर अकाउंट आप सिंगल नेम से या फिर जॉइंट नेम से भी बना सकते हो। ये डिपॉजिट हेल्प करता है सेविंग हैबिट बढ़ाने में। लोगों में सेविंग हैबिट जो होती है उसे बढ़ाने के लिए सेविंग डिपॉजिट काफ़ी कारगर होता है। फिर आता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में आप एक साथ लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर देते हो फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। इतने समय के लिए, कुछ समय के लिए आप स्पेसिफाइड अमाउंट जो होती है उसे डिपॉजिट करते हो। यहाँ पर इंटरेस्ट हायर रहता है और आपको बीच में विड्रॉल करने की अनुमति नहीं होती। आप कभी भी बीच में जाकर विड्रॉल नहीं कर सकते हो जब तक आपका तय समय ख़त्म नहीं होता है तब तक। करंट डिपॉजिट। करंट डिपॉजिट ये ऐसा अकाउंट है, ऐसा टाइप ऑफ अकाउंट है जो कि बिजनेसमैन को प्रोवाइडेड होता है। यहाँ पर आप कितना भी विड्रॉल्स कर सकते हो, यहाँ पर इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता है। साथ ही ये करंट डिपॉजिट अकाउंट होल्डर को एक फैसिलिटी दी जाती है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसमें आप जितना बैलेंस है उससे कुछ लिमिट में ज़्यादा अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हो। ये फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को ही होती है सिर्फ। उसके बाद आता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट ऐसा अकाउंट है जहाँ पर आपको मंथली कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं। ये सैलरीड पर्सन और पेटी ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर भी विड्रॉल्स जो होती है वो सिर्फ आपको सर्टेन पीरियड के एक्सपायरी के बाद ही परमिशन मिलती है विड्रॉल की। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है।
देन सेकेंड फंक्शन है ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक हमें लोन्स और एडवांसेस देती है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सारे फंक्शंस बैंक के होते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में फर्स्ट है आपका एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन यानी बैंक एजेंट का काम करती है, वो हमारे मतलब कस्टमर और थर्ड पार्टी के बीच में एक एजेंट का काम करती है। जैसे कि अगर चेक कलेक्शन है तो उसमें आप दोनों के बीच वो एक एजेंट का काम करती है। जो भी आपको चेक भेज रहा है, कस्टमर और जो चेक भेज रहा है उसके बीच में, मतलब कलेक्शन का जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो बैंक कर रही है, तो वो एक एजेंट का काम होता है। उसी प्रकार ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, पीरियोडिक पेमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पीरियोडिक कलेक्शन, अदर एजेंसी फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं ये बैंक करती है। इसके साथ ही जनरल यूटिलिटी फंक्शंस भी बैंक परफॉर्म करती है। अब आपको स्क्रीन पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिख रहा होगा। ये बैलेंस शीट हमारे बैंकिंग कंपनीज़ के अकाउंट्स की बैलेंस शीट है। यहाँ पर आपको शेड्यूल नंबर्स दिख रहे होंगे, पर्टिकुलर्स के बाजू में जो कॉलम है उसमें आपको शेड्यूल नंबर दिख रहे हैं। ये सारे आपको याद करके रखने हैं, क्योंकि इस पे से एमसीक्यू ज़रूर बन सकते हैं कि शेड्यूल नंबर 5 का नाम क्या है, या फिर एडवांसेस का शेड्यूल नंबर क्या है। इस तरीके से आपको एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये सारे शेड्यूल नंबर्स आप लर्न करके रखिएगा। साथ ही इसका फॉर्मेट आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्योंकि आपको एमसीक्यू पेपर है तो ज़्यादा इसमें फॉर्मेट का कुछ रहेगा नहीं, पर फिर भी अगर आपको पता रहता है तो अच्छी बात है। जैसा कि हमको पता है हमेशा की तरह लायबिलिटी और असेट्स का टोटल इक्वल रहना चाहिए कभी भी बैलेंस शीट में। यहाँ पर जितने भी शेड्यूल दिए हैं ये आपको अलग से कैलकुलेट करने पड़ते हैं। जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल है कैपिटल, तो कैपिटल में सारा कैपिटल का टोटल आता है। उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसमें सारे रिजर्व्स जैसे कि स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, इस तरीके के कैपिटल रिजर्व्स, ये सारे रिजर्व्स का टोटल आता है। फिर आता है डिपॉजिट। डिपॉजिट में आपके सारे डिपॉजिट्स का टोटल होता है, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट। फिर बोरोइंग आता है। बोरोइंग में आपका बोरोइंग्स इन इंडिया और बोरोइंग आउटसाइड इंडिया ये आता है। उसके बाद अदर लायबिलिटी एंड प्रोविज़न में कुछ प्रोविज़न्स वगैरह जो दिए हो अगर क्वेश्चन में तो वो आते हैं। कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई में जो भी कैश या बैलेंस आरबीआई के पास हो उसका टोटल आता है। ये सारा आपको क्वेश्चन में दिया ही होता है, जस्ट आपको पुट करना पड़ता है। उसके बाद बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इसमें भी यही सब आता है, बैलेंस विद बैंक, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये सब। और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट की चीज़ें आती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन इंडिया और इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। एडवांसेस में कुछ एडवांस पे किया हो अगर बैंक के द्वारा, हम बैंक के तरफ से देख रहे हैं, बैंक के नज़रिए से देख रहे हैं, इसलिए बैंक का एडवांस ना कि हमारा एडवांस। तो बैंक ने अगर कुछ एडवांस दिया हो तो वो कैसा हो सकता है, जैसे कि टर्म लोन हो गया, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई, या फिर कैश रिपेबल ऑन डिमांड हो गया। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो बैंक के लिए एडवांस होती है। और अगर ये सारे एडवांस है क्वेश्चन में दिए हुए तो वो सारे कहाँ आएंगे, एडवांसेस शेड्यूल नंबर 9 में आएंगे। फिर फिक्स्ड असेट में सारे फिक्स्ड असेट्स आते हैं। अदर असेट्स में फिक्स्ड असेट के अलावा जितने असेट्स होते हैं वो आते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी में सारी कंटिंजेंट लायबिलिटी आती है। फिर आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है। इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने के बाद हमारा प्रॉफिट या लॉस आता है। और उसके बाद हमारे क्वेश्चन में अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हो तो वो हम एप्रोप्रिएशन में डालते हैं। इनकम में है फर्स्ट इंटरेस्ट अर्न, तो इंटरेस्ट अर्न जो भी अगर बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे कि अगर वो लोन देती है उस पर अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो सारे इंटरेस्ट अर्नड में आते हैं। अदर इनकम, कुछ बैंक को और तरीके से इनकम हो रही है तो वो 14th में मतलब कि अदर इनकम में आते हैं। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट कुछ खर्चा कर रही है, जैसे कि अगर आपने डिपॉजिट किया हो, कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह किया हो और अगर बैंक आपको पे कर रही है डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट, तो वो आता है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में, जो कि उन बैंक के लिए खर्चा है। हमारे लिए इनकम है, हमारे तरफ से नहीं सोचना है, हमारे नज़रिए से हमें नहीं सोचना है, बैंक के नज़रिए से सोचना है। उसके बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कुछ भी अगर बैंक को ऑपरेट कर रही है तो उसमें जितना भी ऑपरेटिंग बैंक चल रही है तो बैंक चलने में जितना भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है, जैसे कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी या फिर ऐसे ही कुछ
या फिर रिपेयर्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आती है। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं इस पे, तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई रहेगी और आपको बोला जाएगा कि इसमें से शेड्यूल नंबर 8 कैलकुलेट करो या शेड्यूल नंबर 6 कैलकुलेट करो, या फिर डायरेक्ट आपको नाम से ही बोल दिया जाएगा कि इसमें अदर इनकम कितनी है वो कैलकुलेट करो, या फिर इंटरेस्ट अर्न कितना है वो कैलकुलेट करो। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर आपको पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, बट फिर भी हमें सेफ़र साइड में रहना है, इसलिए हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी प्रैक्टिस करके ही जाएंगे ऑफकोर्स, क्योंकि बहुत ईजी है, हमने देख लिया है अभी फॉर्मेट। आपको बस जगह पे पुट करना है और आंसर निकालते जाना है। अप्रोप्रिएशन में जो हमने देखे थे, अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, तो अप्रोप्रिएशन में अगर कुछ ट्रांसफ़र टू स्टैट्यूटरी रिजर्व या ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व, ट्रांसफ़र टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें अगर क्वेश्चन में दी गई है तो वहाँ पर हम अप्रोप्रिएशन में पुट करते हैं, या फिर अगर प्रपोज डिविडेंड रहा तो वो भी हम अप्रोप्रिएशन में डालते हैं। उसके बाद प्रॉफिट में से ये सारी चीज़ें हम माइनस करके जितना भी बैलेंस कैरीड ओवर है वो बैलेंस शीट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। इसके अलावा इस लेसन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बट इसमें क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर इस लेसन से देखने को मिलेंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आप चाहते हो कि मैं कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आपको नहीं समझ रहा हो वो अगर मैं सॉल्व करके बताऊं, और अगर वो सही में इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम रहा तो फिर मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके भी दिखा सकती हूँ। आप वो प्रॉब्लम का फ़ोटो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही डालने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट पे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।